मेरे साथ आप आज ये चौथा चैप्टर है जो वायु का है, वो हम आज एक साथ कवर करने वाले हैं। जो मेरा आज का भी टारगेट में ये चैप्टर दिया हुआ है, तो आज हम साथ में मिलकर ये चैप्टर कवर करेंगे। तो मैं आपको भी साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि इसमें कैसे करना है। तो इसमें पहले लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे CO2 होता है तो पृथ्वी को विकिरित ऊष्मा से को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। तो जैसे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है तो वो जैसे वापस लौट के जाती है तो उसको CO2 कैप्चर कर लेता है, मतलब कि उसके कारण वो ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी है। जैसे मानो ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से जैसे आया सूर्य का किरण, तो यहाँ से जैसे वो परिवर्तित होगा वापस फिर से, तो उसमें से जो ऊष्मा लेगी वो CO2 कैप्चर कर लेगी। तो इसके वजह से ये प्रॉपर्टी है जो सूर्य की पूरी वो गर्म रहेगी। इसमें आगे लिखा है कि इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव। अगर जो पृथ्वी पर मान लो CO2 गैस नहीं होती तो क्या होगा, तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और फिर इस पर रहना असंभव होगा। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान भी कहा जाता है। तापमान में इससे वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधों एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब देखिए आगे, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के आसपास सभी वायु है, CO2, O2, फिर जो क्या होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सभी वायु होते हैं। और ये रहा देखो, ये डायग्राम में भी दिया गया, ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 सब आगे दिया हुआ है। तो हम अभी इस पे फोकस करते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सूर्य की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यह वायुराशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो इतने कम मात्रा में है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो कभी UPSC में पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कौन कौन से वायु विद्यमान होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन। आपको ये फिर एक बार पढ़ने की ही ज़रूरत है। आप मेरे साथ साथ अभी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करने की ही ज़रूरत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। फिर ये तो काम का नहीं है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी साथ लेते हैं। जो जैसे हम CO2 लेते हैं सांस में, तो ऐसा तो है नहीं कि हम O2 ही लेंगे, कुछ और भी जो वायुमंडल में विद्यमान होगी वे भी हम श्वास में साथ में लेंगे। तो फिर इसमें है नाइट्रोजन भी हम लेंगे, CO2 भी लेंगे, O2 भी लेंगे, ऑर्गन भी लेंगे, सब हम साथ में लेते ही हैं। लेकिन फिर जो काम की नहीं होती हमारे बॉडी के लिए वो हम फिर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे CO2 बाहर निकालते हैं, उसके साथ नाइट्रोजन और ऑर्गन भी कुछ मात्रा में बाहर निकल जाती है। तो तब फेफड़ों में नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। क्या बदल देते हैं? मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ें, यानी मिट्टी या पौधों की जड़ें जो मिट्टी के अंदर होती है में रहने वाले जीवाणु। ओके, नाइट्रोजन से क्या बना देते हैं? नाइट्रेट।
तभी वो वनस्पति के काम में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले ये डायग्राम आप देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% जो हमारे वायु के संघटक है। नाइट्रोजन है 78, ऑक्सीजन 21, ऑर्गेन 0.93 और अन्य सभी 0.04%। ऑक्सीजन कितना है 21, ऑर्गेन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.023 सॉरी, नाइट्रोजन 78 और अन्य सभी 0.04। ओके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है, हमारे लिए नहीं लेकिन पादपों के लिए, जो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस है। जैसे कि हम सांस में लेते हैं O2 और हम निकालते हैं CO2, यानी O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते। लेकिन ये जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 श्वास में लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ओके, तो O2 हमारे काम में आ जाएगा और जो CO2 हम निकाल देते हैं वो उनके काम में आ जाएगा। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु हम CO2 को बाहर निकालते हैं। ओके, तो मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। जैसे कि हम जलाते हैं वो लकड़ियाँ या फिर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा आदि सब ईंधन या फिर खनिज कोयला, वो उन सब में से CO2 भारी मात्रा में बाहर निकलता है। उसकी वजह से जो यह बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाता है और इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन आदि घटनाएं हो सकती है, या फिर उसको ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है, जो ये सब जलाने से निकलती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अचानक से वर्षा आ जाना, फिर अचानक से गर्मी बढ़ जाना, अचानक से ठंडी आ जाना, ये सब इसीलिए होता है ताकि ये जो भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। वायु क्या होती है, गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। जितनी वायु गर्म उतनी वो ऊपर उठेगी। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हम एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता है वो ऊपर आकर भाप बनता है, वो आप सबने देखा होगा। तो वायु गर्म होती है तो क्या होता है, हल्की होती है और ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। ठंडी वायु नीचे बैठे, जैसे हम बर्फ़ को पानी में जमाने के लिए रख देते हैं, बर्फ़ को पानी में नहीं, पानी को बर्फ़ में जमाने के लिए रखते हैं, तो वो ठंडी होकर नीचे की बैठ जाती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। गर्म वायु जब ऊपर उठते हैं तो आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए वहाँ, जैसे कि देखो मैं आपको बताऊँ, ये है गर्म वायु, ये है ठंडी। ये ऊपर उठी तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। ओके, यहाँ पे मिल गया इसको स्पेस, तो ये जैसे ये इसकी प्रवृत्ति है कि नीचे बैठेगी, तो फिर ये स्पेस मिल गया तो ये यहाँ पे आ जाएगी और ये ऊपर उठ के इधर चली जाएगी। फिर ये ऊपर जाके ठंडी होगी, फिर से नीचे बैठेगी। ये ठंडी को स्पेस मिल गया, इधर आ गई, फिर से गर्म हुई, फिर से ऊपर। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, तो फिर ये मोस्ट IMP टॉपिक है जो हम देखेंगे, वायुमंडल की संरचना। ये UPSC के लिए मोस्ट IMP टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर तो वायुदाब, पवन और बस आर्द्रता, लास्ट इतने ही टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में। तो चलो अब ये देखते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अब ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है।
हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं वैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। देखो इधर हम देखते हैं, ये है क्षोभ मंडल और ये है शोक सीमा। ये इधर 10 लिखा है लेकिन इधर 30 तक होगा, ठीक है। तो इसमें अगर बारिश होने वाली है या वर्षा होगी या कोहरा या बादल बनेंगे तो ये इसी क्षेत्र में बनेंगे। ये देखो इधर माउंट एवरेस्ट पर्वत दिखाया गया है। ये कितना है 848 मीटर ऊंचा है। ओके ठीक है। ओके ये देख लिया हमने समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इधर देखो क्षोभ सीमा से समताप सीमा यानी समताप मंडल। इसमें ये इतना खाली होता है क्योंकि बादल और वर्षा के बादल और वो तो सब इधर बनेंगे, तो ये खाली होगा तो इसमें क्या होगा, हवाई जहाज को उड़ने के लिए जगह मिल जाएगी। इसीलिए प्लेन इधर ही उड़ते हैं या एरोप्लेन जो आप बोलते हो वो। और इधर एक ये देख लो O3 ओजोन वायु भी है। ओके क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये 50 ये देखो इसमें थोड़ा ऐसा दिया हुआ है तो आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। इधर वैसे भी लिखा हुआ है तो देख लेना आप। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। इसके फलस्वरूप यह की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। मध्यम मंडल, इसमें पहले देख लेते हैं मध्यम मंडल। ये रास ओके, इसमें देखो ये उल्काएव दिखाए गए हैं। इधर आ जाते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई। ओके 80 से ओके। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया उल्का जल जाएंगे अगर इधर से इधर आएंगे तो। ओके बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये देखिए इधर से इधर तक। इसमें क्या दिखाया गया है, मैंने रेडियो संचार और इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी प्रसारित रेडियो तरंगे इस द्वारा पुनः पृथ्वी पर, जैसे कि हमने यहाँ से छोड़ी रेडियो तरंगे, वो वापस इसी मंडल से आ जाएगी नीचे की ओर। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को या ऊपरी परत को इस नाम से जाना। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती। ये याद रखना, हीलियम एवं हाइड्रोजन। ओके तो आपको कैसा लगा ये लेसन, ये मुझे ज़रूर बताना, तो मुझे मोटिवेट मिलेगा या फिर मोटिवेशन मिलेगा आगे नए वीडियो बनाने के लिए। और मैं आगे दूसरे भी चैप्टर है उनको मैं कंटिन्यू कर पाएंगी। और प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंच सके, जिन बच्चों को ज़रूरत है उनके तक पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।